जरा सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज, हर वो कण जिसे हम देख या छू सकते हैं, उसके अंदर एक गहरा राज छिपा है। ये राज एटम के बिल्कुल बीच में, उसके न्यूक्लियस में बंद है। आज हम उसी के अंदर झांकने वाले हैं, उस जबरदस्त शक्ति के स्रोत को समझने वाले हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे फॉर्मूले से जिसे सब जानते हैं लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। E=mc²। हाँ, आइंस्टीन का वही फॉर्मूला। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताता है। ये कहता है कि मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी यानी ऊर्जा असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें एक से दूसरे में बदला जा सकता है। और बस यही एक कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया के सारे दरवाजे खोल देता है। हम सब ने ये देखा सुना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर एक एटम के अंदर जो एनर्जी बंद है, उसके लिए इस फॉर्मूले का असली मतलब क्या है? इतनी ज्यादा, इतनी अविश्वसनीय एनर्जी आखिर आती कहां से है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे एटम के दिल में चलते हैं, यानी उसके न्यूक्लियस में। जरा कल्पना कीजिए कि न्यूक्लियस एक जंग का मैदान है, एक बैटलफील्ड, जहां कुदरत की कुछ सबसे ताकतवर फोर्सेस लगातार एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो इस जंग में लड़ कौन रहा है? इसके मुख्य खिलाड़ी हैं न्यूक्लियॉन्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे न्यूक्लियस बनता है। एक हैं प्रोटॉन, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए, यहाँ दो बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये ब्रह्मांड की सबसे मजबूत ताकत है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से चिपकाकर कसकर बांधना चाहती है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये सिर्फ बहुत ही छोटी दूरियों पर काम करती है। दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलती है, बिल्कुल जैसे चुंबक के एक जैसे पोल एक दूसरे को धकेलते हैं। तो सवाल ये है कि जब प्रोटॉन एक दूसरे को धकेल रहे हैं, तो न्यूक्लियस एक साथ रहता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन एक तरह से शांति दूत का काम करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की ताकत को तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनमें कोई चार्ज ना होने की वजह से वो रिपल्शन में कोई हिस्सा नहीं लेते। इसीलिए जैसे जैसे एटम बड़े होते जाते हैं, उन्हें स्थिर रहने के लिए और ज्यादा न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। और हाँ, जब एक ही एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब हम एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो चौंकाने वाली बात पर आते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग तौलें और फिर पूरे न्यूक्लियस को एक साथ तौलें, तो न्यूक्लियस का वजन हमेशा अपने हिस्सों के कुल वजन से कम होता है। सवाल है, ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट समझ लेते हैं। इन बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के मास को नापने के लिए किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए साइंटिस्ट एक खास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ यू कहते हैं। इससे हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों के छोटे से छोटे वजन को समझने में आसानी होती है। चलिए इस गायब मास का पता लगाते हैं। पहला स्टेप, सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग वजन जोड़ लीजिए। दूसरा स्टेप, अब बने हुए पूरे न्यूक्लियस का वजन कीजिए। नतीजा, पूरा न्यूक्लियस हमेशा अपने हिस्सों के जोर से हल्का निकलेगा, हमेशा। इसी गायब हुए मास को साइंटिस्ट्स मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये मास गया कहां? ही नहीं, ये मास एनर्जी में बदल गया है, और इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के बनने पर बाहर निकलती है, और यही वो एनर्जी है जो उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए होगी। ये आइंस्टीन के E=mc² का जीता जागता सबूत है। यही वो असली गोंद है जो न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखता है। पर क्या सभी न्यूक्लियस बराबर मजबूत होते हैं? नहीं, हर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होती है, और इस रेस में सबसे आगे है आयरन यानी लोहा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो इसे सबसे स्थिर, सबसे मजबूत एलिमेंट्स में से एक बनाती है। इससे भी बड़े न्यूक्लियस अक्सर कम स्थिर होते हैं और उनमें टूटने की संभावना ज्यादा होती है। और जब न्यूक्लियस के अंदर का ये नाजुक सा संतुलन बिगड़ जाता है, जब ये शांति भंग हो जाती है, तब जन्म होता है रेडियो एक्टिविटी का। मजे की बात यह है कि इसकी खोज भी एक तरह से गलती से हुई थी। 1896 में हेनरी बेकुरेल नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा कि यूरेनियम से कुछ अजीब रहस्यमयी किरणें निकल रही हैं, जो कागज को भी पार कर सकती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना निशान छोड़ देती हैं। यही वो पहली बार था जब इंसान ने रेडियो एक्टिविटी को देखा था। तो जब एक अस्थिर न्यूक्लियस टूटता है, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे बाहर निकालता है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं, अल्फा, बीटा और गामा डीके। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले है अल्फा डीके। इसे आप न्यूक्लियस के लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम समझ सकते हैं। जब कोई बड़ा न्यूक्लियस बहुत भारी और अस्थिर हो जाता है तो वो अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को बाहर फेंक देता है, जो असल में एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट पूरी तरह से एक नए छोटे एलिमेंट में बदल जाता है। ये सचमुच एटॉमिक लेवल पर कीमियागरी है। दूसरा है बीटा डीके, और ये थोड़ा और जादुई किस्म का है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये बदलाव वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम की एक और बुनियादी ताकत की वजह से होता है। ये फोर्स एक पार्टिकल की पहचान ही बदल सकती है, मतलब ये न्यूट्रॉन को बनाने वाले क्वार्क्स को ही बदल देती है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसे गहराई से पढ़ा तो उनके सामने एक बहुत बड़ी पहेली आ गई। बीटा डीके के बाद एनर्जी का हिसाब किताब गड़बड़ा रहा था। कुछ एनर्जी गायब हो रही थी, जो फिजिक्स के सबसे बड़े नियम यानी एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ था। तो आखिर वो एनर्जी जा कहां रही थी? और इस पहेली का जवाब निकला एक छोटा सा, लगभग ना दिखने वाला पार्टिकल, न्यूट्रिनो। ये एक बहुत छोटा न्यूट्रल पार्टिकल है जो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन के साथ ही निकलता है। यही वो पार्टिकल है जो उस गायब एनर्जी को चुपचाप अपने साथ लेकर निकल जाता है और इस तरह ब्रह्मांड के एनर्जी के हिसाब को हमेशा बैलेंस रखता है। और आखिर में है गामा डीके। ये सबसे सीधा साधा है। सोचिए कि एक न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से एक्साइटेड है, तो शांत होने के लिए वो क्या करता है? वो बस गामा रे के रूप में शुद्ध एनर्जी का एक बर्स्ट बाहर निकाल देता है। इसमें एलिमेंट नहीं बदलता, बस न्यूक्लियस अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़कर रिलैक्स हो जाता है। तो इन तीनों रेडिएशन की ताकत कितनी है? वेल, इसमें बहुत फर्क है। अल्फा पार्टिकल्स, ये समझ लीजिए कि सबसे कमजोर हैं। इन्हें कागज की एक शीट भी आसानी से रोक सकती है। बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए आपको एल्यूमिनियम की कुछ मिलीमीटर मोटी परत चाहिए होगी। और गामा रेज, ये हैं असली पावर हाउस। इन्हें रोकने के लिए आपको लेड या कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये सारी फिजिक्स तो समझ ली, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारी आज की दुनिया को चलाती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब वो मास डिफेक्ट एनर्जी में बदलता है तो जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है वो जबरदस्त होती है। इतनी ज्यादा कि एक छोटे से यूरेनियम पैलेट से उतनी बिजली बन सकती है जितनी कई टन कोयला जलाने से बनती है। यही है E=mc² की असली ताकत, जो हमारे घरों को रोशन करती है। एनर्जी के अलावा इसका एक और कमाल का इस्तेमाल है मेडिसिन में। कुछ खास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को पेट स्कैन जैसी तकनीकों में ट्रेसर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर के अंदर जाकर हल्की रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे बाहर से मशीनें पकड़ लेती हैं। इससे डॉक्टरों को यह पता चलता है कि हमारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यही नहीं, इसी रेडिएशन की कंट्रोल बीम्स का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह हमने एटम के अंदर छिपे उस गुप्त युद्ध के राज को जान लिया है। हमने उसके अंदर बंद उस असीम शक्ति का दरवाजा खोल दिया है। लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करना है, ये चुनना हमारे ऊपर है, निर्माण के लिए या विनाश के लिए। और यही इंसानियत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।